Hello. Hello. Yes, friends. Yes, friends. Good evening, everyone. तो बच्चों ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ फॉर पेपर नंबर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स अपना चैप्टर नंबर 10 जो डिस्कशन का पेंडिंग था दैट आई एम रिकॉर्डिंग एंड आई विल शेयर विद यू ओके। वैसे इस चैप्टर में ऐसा कोई ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है। हमने यहाँ पे इस चैप्टर में इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करी है। तो पहले जस्ट एक आपको ब्रीफ आउट करता हूँ। बेसिकली इन दिस चैप्टर व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इंडियन इकोनॉमी, किस तरह से अपनी इंडियन इकोनॉमी स्ट्राइव हुई है। फर्स्ट पार्ट प्री इंडिपेंडेंस, तो जो ब्रिटिश जब रूल कर रहे थे तो हाउ वाज आवर इंडियन इकोनॉमी, इसमें भी बिफोर ब्रिटिशर्स, दैट इज वी कैन से अप टू 17th century and then 17th to 18th century, that is during the British rule. And then second part post independence, इकोनॉमी अपनी किस तरह से कैसे कैसे इकोनॉमी के पॉलिसी मेकिंग में या डिसीजन मेकिंग में चेंजेस हुआ है। यहाँ पे भी 1947 से लेकर के 1990s तक हाउ वाज द पॉलिसी डिसीजन, एंड देन 1991 से आगे क्या क्या इकोनॉमी में रिफॉर्म्स हुए, ये हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके तो जस्ट एक आपको जनरलाइज्ड आइडिया दूं कि इस चैप्टर में क्या क्या इंडियन इकोनॉमी के बारे में चर्चा करी गई है। देखिए फर्स्ट सेंचुरी से अगर हम बात करें 17th सेंचुरी तक, तो इंडियन इकोनॉमी वाज वन ऑफ द प्रॉस्परस इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ऐसे कहा जाता है कि जो वर्ल्ड का वेल्थ था, टोटल वर्ल्ड का वेल्थ था, उसका 1/3 टू 1/4 इंडिया में था। तो लार्जेस्ट इकोनॉमी कह सकते हैं, मोस्ट प्रॉस्परस कंट्री जो थी वर्ल्ड में वो इंडिया थी। एंड इसी की वजह से बाहर के लोग इंडिया में अट्रैक्ट हो रहे थे, कोई बिजनेस के पर्पज से आ रहे थे या कोई रूल करने के हिसाब से आ रहे थे। एंड ड्यूरिंग 17th सेंचुरी इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी, हिस्ट्री तो आपको ऑलरेडी पता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करने के लिए आए एंड ग्रेजुअली दे स्टार्टेड रूलिंग अस। सो ब्रिटिशर्स ने 1947 तक रूल करा था। नाउ ड्यूरिंग दिस पीरियड जो भी अपने पास वेल्थ था, प्रॉस्पेरिटी थी, वो उन्होंने एब्सॉर्ब करी थी। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड उन्होंने क्या करा था, एक्सपोर्ट जो था वो रॉ मटेरियल कर रहे थे, जो नॉर्मली ब्रिटिशर्स के यहाँ पे रॉ मटेरियल जा रहा था। एंड फिनिश गुड्स का जो इंपोर्ट था, फिनिश गुड्स का जो इंपोर्ट था वो बंद किया था। एंड रॉ मटेरियल का भी जो एक्सपोर्ट था वो ब्रिटिशर्स को जा रहा था, फिनिश गुड्स का एक्सपोर्ट भी उन्होंने बंद किया था, सो दैट अपने यहाँ पे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग ना हो, ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल ब्रिटिशर्स के पास जाए, ब्रिटिशर्स वहां से मैन्युफैक्चरिंग करके वर्ल्ड में सेल कर सके। तो दिस वाज अ ओवरऑल इकोनॉमिक सिनेरियो। 1947 से ऑलमोस्ट 1990 तक अपनी इकोनॉमी मोर और लेस सोशलिस्ट इकोनॉमी थी। शायद से हमने कही तो अर्लियर बात करी थी कि पब्लिक सेक्टर यहाँ पे डोमिनेंट था। मतलब जितने भी बिजनेसेस थे सारे के सारे मोस्टली सारे गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे, एंड प्राइवेट एंटिटी को इतनी लिबर्टी नहीं थी कि वो बिजनेस कर सके। तो मेजॉरिटी गवर्नमेंट का डोमिनेशन था, गवर्नमेंट की मोनोपोली थी 1990 तक। 1991 में प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव, उनकी गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। उन्होंने बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे थे, जिसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन भी कहा जाता है। लिबरलाइजेशन मतलब यहाँ पे क्या था, जब 1990 के पहले इतना लाइसेंस स्ट्रक्चर था कि अगर मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो इतने सारे लाइसेंसेस लेना पड़ता था कि ऑलमोस्ट एक साल निकल जाता था। तो लाइसेंस राज जो चल रहा था वो लिबरलाइज किया था। मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स या गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज थे उनका जो इतना डोमिनेंस था वो कम किया था, एंड लाइसेंस स्ट्रक्चर बहुत कम किया था। प्राइवेटाइजेशन में जितने भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज थे उनको प्राइवेटाइज करा था। मतलब क्या, जो सेक्टर्स थे वो अलाउ किया था प्राइवेट एंटिटी को कि आप इस सेक्टर में आ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस सेक्टर में सिर्फ एक गवर्नमेंट की कंपनी थी LIC,
टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में सिर्फ गवर्नमेंट की कंपनी थी, बीएसएनएल। इवन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्टेशन था, तो मोनोपोली चल रही थी, तो वो प्राइवेटाइज किया। इंश्योरेंस सेक्टर में अलाउ किया प्राइवेट कंपनी को आने के लिए। टेलीकम्युनिकेशन में एयरटेल, जियो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आज के डेट में आप देख सकते हो कि प्राइवेट एंटिटी को अलाउ किया था। बहुत सारे सेक्टर्स जो ऐसे थे गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे, वो लिबरल प्राइवेटाइज किया था। ग्लोबलाइजेशन, यहाँ पे 1990 के पहले जैसे कि मैंने कहा एक सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, साथ ही साथ अपनी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी थी। अब क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब ज़्यादातर हम एक्सपोर्ट नहीं करते थे, ज़्यादातर हम अपनी कंपनी बाहर नहीं जाती थी, एज वेल एज इंपोर्ट भी नहीं करते थे, एंड बाहर की कंपनी को परमिशन नहीं थी इंडिया में आकर के बिजनेस करने के लिए। तो हमने ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट करा, मतलब अपनी कंपनी को अलाउ किया कि आप इंडिया के बाहर जाकर के बिजनेस करो, बाहर की कंपनी को इन्वाइट किया कि आप इंडिया में आकर के बिजनेस करो। सो दिस वाज अ ग्लोबलाइजेशन। दिस इकोनॉमिक रिफॉर्म लेड टू सेवरल डेवलपमेंटल सिनारियो इन आर कंट्री। तो ये एक मोटा मोटी सिनारियो था कि किस तरह से इकोनॉमी अपनी फेज हुई थी। अब डिटेल में समझते हैं क्या क्या दिया हुआ है आपके नोट्स में। चैप्टर नंबर 10 या इंडियन इकोनॉमी, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि इसमें ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, मोर और लेस रीडिंग पार्ट है। तो जहां तक बात है अपने यहाँ पे डिस्कशन की, तो आई विल बी रीडिंग सम पार्ट, जो अननेसेसरी डुप्लीकेशन है या अननेसेसरी पॉइंट्स दिया हुआ है वो मैं आपसे कहूँगा कि आप रीड करोगे। ऑलराइट, चलिए। तो फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ पे, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दिस पार्ट कि 17th सेंचुरी तक इकोनॉमिक सिनारियो क्या था। इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट रीडिंग पार्ट है। देखिए, फर्स्ट 17th सेंचुरी तक इंडिया इज बिलीव टू हैव लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द एंशिएंट एंड मिडिवल वर्ल्ड। तो प्रॉस्परस एंड सेल्फ रिलायंट था अपनी कंट्री। 1/3 एंड 1/4 ऑफ वर्ल्ड्स वेल्थ इंडिया में था। इतनी अपनी इकोनॉमी जो थी वो डेवलप थी, इतना प्रॉस्पेरिटी था अपने यहाँ पे। ओके, तो simple division of labor intervened. Attributes such as race, class, gender was basis of structure of villages and act as built-in mechanism of economic and social differentiation. The agriculture was dominant occupation and main source of livelihood for majority of the people. Country had high skilled set of artisans and craftsmen who produce manufactures, handicraft, textile of superior quality and fineness for worldwide market. तो भले अपनी इकोनॉमी एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही डिपेंडेंट थी, लेकिन बहुत सारे जो आर्टिस्ट लोग थे या क्राफ्ट्समैन लोग थे, वो हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह, टेक्सटाइल के गुड्स इतने सुपीरियर क्वालिटी के अपने यहाँ पे बना रहे थे कि वर्ल्ड वाइड मार्केट चल रहा था। अब ये जो दिया हुआ एंशिएंट इकोनॉमी फिलोसफी, ये अगेन मोर और लेस रीडिंग पार्ट है, मुझे नहीं लगता इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा, बट फिर भी हमें रीड करना होगा। तो सबसे पहले जो ट्रिटाइज यानी कि बुक जो लिखी गई थी वो थी अर्थशास्त्र। शायद से बहुत बार हमने डिस्कस किया था, कहीं ना कहीं तो आपने रीड किया था। किसने लिखी थी ये? कौटिल्य ने लिखी थी, जिनको चाणक्य भी कहा जाता है। कब लिखी थी? देखिए 321 टू 296 बीसी। तो ड्यूरिंग चंद्रगुप्त रेन, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था उनके किंगडम में जो कौटिल्य चाणक्य थे उन्होंने ये अर्थशास्त्र बुक लिखी गई। ओके, तो बेसिकली ये बुक जो लिखी गई थी दैट वाज फॉर पॉलिटिकल कंसर्न्स विदाउट रिगार्ड टू इथिकल कंसिडरेशन। बहुत सारे इथिकल कंसिडरेशन के साथ साथ कैसे गवर्नेंस करना चाहिए, क्या टैक्सेशन सिस्टम होना चाहिए, सारे पॉइंट्स इस बुक में लिखे गए थे। तो अर्थ का मीनिंग दिया हुआ है। अर्थ का मीनिंग इज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मटेरियल वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स। तो सिर्फ वेल्थ अलोन नहीं है, सारे वेलबींग्स एस्पेक्ट्स यहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे। एंड शास्त्र मतलब साइंस। तो सिंपल वर्ड्स में आपकी जो वेल्थ है एज वेल एज ऑल मटेरियल वेलबींग्स, उसका साइंस मैनेज करना मतलब अर्थशास्त्र। सो प्राइमरीली वेल्थ एंड सेकेंडरीली द लैंड। बेसिकली यहाँ पे क्या दिया, देखिए मटेरियल प्रॉस्पेरिटी और द मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी विच इज प्राइमरीली वेल्थ एंड सेकेंडरी अ लैंड। द मेजर फोकस ऑफ वर्क इज ऑन मीन्स ऑफ फ्रूटफुली मेंटेनिंग एंड यूजिंग लैंड। बेसिकली उस टाइम लैंड के ऊपर बहुत फोकस हुआ करता था, क्योंकि जो जिनके पास लैंड अवेलेबल थी उनको जमींदार कहा जाता था, तो उनके पास ह्यूज एनॉर्मस वेल्थ क्रिएट होती थी। So Kautilya emphasizes the importance of robust agricultural initiatives for abundance harvest, which will go towards filing the state's treasury. मतलब उन्होंने पहले फोकस किया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए, सो दैट वहाँ से हम जब टैक्स कलेक्ट करेंगे तो स्टेट ट्रेजरी मतलब गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी है वहाँ पे ज़्यादा पैसा चार्ज होगा या कलेक्ट होगा। टैक्सेस विच आर चार्ज इक्वल फॉर प्राइवेट एंड स्टेट ओन्ड बिजनेस मस्ट बी फेयर टू ऑल एंड शुड बी इजिली अंडरस्टूड बाय द किंग्स सब्जेक्ट। किंग सब्जेक्ट मतलब प्रजा, लोग। तो इन्होंने लिखा था कि जो टैक्सेस हम कलेक्ट करेंगे वो गवर्नमेंट की एंटिटी हो या प्राइवेट एंटिटी हो, इक्वली कलेक्ट करना है हमें। तो बीइंग अ मल्टी डिसिप्लिनरी डिस्कोर्स, डिस्कोर्स मतलब डिस्कशन, डिस्कोर्स मतलब डिस्कशन ऑन एरिया सच एज पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मिलिट्री स्ट्रेटेजी, डिप्लोमेसी, फंक्शन ऑफ स्टेट,
and social organization. Kautilya's writing relate to statecraft, political science, economic policy, military strategy, तो सब कुछ उसमें लिखा था कि कैसे गवर्न करना है, मिलिट्री स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स के बारे में लिखा था. तो ऑल these details were been given in this अर्थशास्त्र. The true kingships is defined as ruler's subordinations of his own desires and ambitions of the goods for his people. ये just reading part है. तो यहाँ पे ये जो डिस्कशन है दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 टू 58, 1858 एंड 1858 टू 1947. तो हियर ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, जो पैराग्राफ रिलेवेंट है दैट ओनली आई एम फोकसिंग. देखिए क्या दिया है वहाँ पे, ये पैराग्राफ आपको रीड करना है. द इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑफ फिनिश गुड्स वेर सब्जेक्टेड टू हेवी टैरिफ and imports were charged with lower tariff under policy of discriminatory tariff followed by British. तो देखिए ब्रिटिशर्स ने क्या करा था कि फिनिश गुड्स का एक्सपोर्ट उनको कम करना था अपने कंट्री से, तो उस पर हेवी टैरिफ लगाया था, मतलब हेवी टैरिफ, तो हेवी कस्टम ड्यूटी लगाया जा रहा था. तो इससे क्या इम्पैक्ट होगा, अपने जो प्रोडक्ट्स है वो इंटरनेशनल मार्केट में महंगे होंगे, तो ज़्यादातर लोग अपने प्रोडक्ट्स परचेस नहीं करेंगे, मतलब एक तरह से एक्सपोर्ट को हम डिस्करेज कर रहे हैं. ठीक है. एंड इंपोर्ट ऑफ, तो यहाँ पे इंपोर्ट पे लोअर टैरिफ लगाया जा रहा था, सो दैट जो ब्रिटिशर से गुड्स इंडिया में आएंगे वो सस्ते मिलेंगे. ठीक है, मतलब उनके गुड्स को बढ़ावा देना था ना, अपने गुड्स को डिस्करेज करना था. तो दिस वाज अ पॉलिसी टेकन बाय द ब्रिटिशर्स. तो पॉइंट क्या याद रखना है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स फिनिश गुड्स का एक्सपोर्ट कम किया था, जिसके ऊपर हेवी कस्टम ड्यूटी चार्ज की गई थी, एंड रॉ मटेरियल एंड अदर गुड्स जो इंपोर्ट करना था उस पर लोअर कस्टम ड्यूटी चार्ज की गई थी. So this made export of finished goods relatively costlier than and imports cheaper. So in this backdrop, Indian goods lost their competitiveness and external as well as domestic demand for indigenous, मतलब local goods. Products fell sharply, culminating in destruction of Indian handicrafts and manufacturers. देखिए किस तरह से ब्रिटिशर्स ने जो अपने हैंडीक्राफ्ट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स थे उनको डिस्करेज करा था, उनका बिजनेस बंद करा था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि अपने ये जो अच्छे गुड्स बन रहे थे वो इंटरनेशनल मार्केट में ह्यूज डिमांड में थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने एक्सपोर्ट पे हेवी कस्टम ड्यूटी चार्ज की, तो इंटरनेशनल मार्केट में वो बहुत महंगे होने लगे, तो लोग अब परचेस करना बंद कर रहे थे बाहर के कंट्रीज में से. तो बिकॉज ऑफ दिस अपने मैन्युफैक्चरर्स एंड हैंडीक्राफ्ट का जो सेल हो रहा था पहले वो अब बंद हुआ था. सो डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स mainly due to hostile imperial policies to serve British interests and competition from machine-made goods had far-reaching adverse consequences in Indian manufacturing sector. The problem was aggravated by shift in patterns of demand by domestic consumers favoring foreign goods, as many Indian wanted to affiliate themselves with the Western culture. तो एक तो अपने यहाँ पे प्रोडक्ट जो बन रहे थे वो महंगे बन रहे थे उसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द कस्टम, एंड द सेकेंड थिंग वी वेर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर, मतलब अपने यहाँ पे इंपोर्टेड गुड्स का अट्रैक्शन ज़्यादा था, तो जिसकी वजह से जो अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स थे उनका बिजनेस ऑलमोस्ट बंद हुआ था. So damage done to long established production structure has far reaching economic and social consequences as it destroyed internal balance of traditional village, the economy which was characterized by harmonious blending of agriculture and handicrafts. So अब ये जो ब्रिटिशर्स ने पॉलिसी लाई थी उसका इम्पैक्ट क्या हुआ देखिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरर का बिजनेस बंद हुआ था, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ, लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट, absence of alternate source of employment which was many dependent on agriculture. तो मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गया तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ, तो साइड में आप जस्ट हाईलाइट कर सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट. देन इंक्रीज प्रेशर ऑन लैंड कॉज सब डिविजन फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड, मतलब डिवाइड हो रही थी. सबसिस्टेंस फार्मिंग मतलब हम फार्मिंग करके बाहर सेल नहीं करेंगे, खुद के कंजम्पशन के लिए फार्मिंग करेंगे, तो यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी कम हो रही थी. रिड्यूस्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड पॉवर्टी, तो रिड्यूस्ड agricultural productivity, imports of cheap machine made goods from Britain, and overshift of taste of fashions of Indians in favor of imported goods made survival of domestic industries more difficult. तो एक तो मशीन मेड गुड्स ब्रिटिशर्स के सस्ते आ रहे थे यहाँ पे क्योंकि उन्होंने इंपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी कम करी थी, एंड देन अट्रैक्शन टुवर्ड्स इंपोर्टेड गुड्स, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो थी वो ऑलमोस्ट बंद होने पे कगार पे थी.
The system of land tenure, especially zamindari system, created a class of people whose interests were focused on perpetuating the British rules. तो एक डिवाइडेशन किया था जमींदारी सिस्टम, जिनके पास लैंड अवेलेबल है उनको जमींदार कंसिडर किया था, दे वर ग्रोइंग मोर रिचर, एंड जिनके पास लैंड अवेलेबल नहीं, दे वर बिकमिंग मोर पुअर. So excessive pressure on land increased demand for land under tenancy. So zamindar got opportunity to exact excessive rents and other payments. तो ये लैंड का डिमांड ज़्यादा था, इसलिए ज़मींदार लोग क्या कर रहे थे, हेवी रेंट चार्ज कर रहे थे. मतलब अगर मैं से 50 रुपए कमा रहा हूँ तो उसमें से 40 रुपए रेंट में ही जा रहा था. सो बिकॉज ऑफ दिस अगेन द प्रॉब्लम वाज कि जमींदार्स वेर बिकमिंग मोर रिचर एंड द अदर पीपल जिनके पास कोई रिसोर्सेस ना अवेलेबल हो, दे वर गेटिंग मोर पुअरर. सो एब्सेंटी landlordism, high indebtedness of agriculture, growth of the class of exploitative money lenders, and low attention to productivity enhancing measures led to virtual collapse of the Indian agriculture. देखिए ब्रिटिश सिस्टम में ब्रिटिश जब रूल कर रहे थे तो ये मेजर ओवरऑल डिस्कशन का क्या दिया हुआ है कि अपने एक्सपोर्ट को उन्होंने कम किया, उनके गुड्स इंडिया में इंपोर्ट करने दिए, एंड बिकॉज ऑफ दिस अपना ओवरऑल जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो डैमेज हुआ था. राइट. सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स. तो ये जस्ट फैक्चुअल डेटा दिया हुआ है कि डिस्पाइट ऑफ दिस इंडिया में क्या क्या अच्छा बन रहा था. जैसे कॉटन मिलिंग जो था बिजनेस ग्रो कर रहा था इंडिया में 19th सेंचुरी में. देन जूट मिल्स वेर एक्सपेंडिंग इन एंड अराउंड कलकत्ता. ये ग्लोबल डिमांड की वजह से इंडियन जूट मिल्स जो थे वो डेवलप हो रहे थे. तो सम ऑफ द फैक्ट्स आर बीन गिवन. जो यहाँ पे आयर इंडस्ट्रीज वाज बीन रैंक्ड 8th in the world in terms of output in 1930. So some of these facts are been given. जैसे ये रीडिंग पार्ट है, इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा. ओके हाँ, ये पार्ट रेलेवेंट है. इंडियन इकोनॉमी पोस्ट इंडिपेंडेंस. अब यहाँ से आगे क्या क्या हुआ वो आपको हाईलाइट करना है. ओके. At the time of independence, India was overwhelmingly rural, inhabited by most illiterate people who were exceedingly poor. मतलब यहाँ पे जब 1947 में इंडिपेंडेंस मिला तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल वेर अंडर पॉवर्टी. हाईएस्ट इलिटरेसी रेट था अपना, मतलब ज़्यादातर इलिटरेट लोग थे. लिटरेट लोग कितने थे, सिर्फ अपने कंट्री में 18% थे. यहाँ पे देखिए लिटरेसी रेट वाज जस्ट अबाउट 18% एंड बियरली 32 इयर्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी. तो ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसमें बस इतना ही समझ में आता है कि दैट टाइम आवर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वाज पुअर थे एंड लिटरेसी रेट बहुत कम था. So for historical reasons, the Nehruvian model, which supported social and economic redistribution and industrialization directed by state, come to dominate the post-independence Indian economic policy. Centralized economic planning and direction was the core India's development strategies, and economic policies were crafted to accomplish rapid economic growth accompanied by equity and distributive justice. देखिए इंडिपेंडेंस के बाद आपको ऑलरेडी पता है कि नेहरू जी ने क्या क्या करा था. यहाँ पे उन्होंने फोकस किया था सोशलिस्ट इकोनॉमी पे. इन्होंने फोकस किया था रीडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक बैलेंस एंड इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. तो मेजॉरिटी फोकस किया था उन्होंने एक बैलेंस करने के लिए. अब ये Planning Commission of India was established to meticulously plan for economic development of nation in line with socialistic strategy. This was carried for the 5-year plans which were developed, implemented and monitored by Planning Commission. तो नेहरू जी ने क्या करा था, एक प्लानिंग कमीशन सेटअप किया था जो हर 5 साल के लिए एक सुना रहेगा ना, पंचवार्षिक योजना अपन मराठी में कहते हैं. तो एक 5 years का प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश किया था जिसमें फोकस किया गया था कि एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो, साथ ही साथ ग्रोथ भी हो. राइट. It is pertinent here, it is important here to have a look on ideology of industrialization prevailed in early days of independence. India's political leadership was keen on establishing an economic system in which central government would have authority to design the economic strategy and to carry out necessary investment in coordination with private sector. बेसिकली जब प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया था तो ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम इस तरह से इकोनॉमिक सिस्टम बनाएं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक अथॉरिटी हो टू डिजाइन द इकोनॉमिक स्ट्रेटजी एंड कैरी आउट नेसेसरी इन्वेस्टमेंट्स विद प्राइवेट सेक्टर. रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी वाज कॉर्नरस्टोन ऑफ नेहरू डेवलपमेंट स्ट्रेटजी. The concept of plan modernization meant for systematic planning to support industrialization. The bureaucrats and technocrats envisioned
a substantially significant role for state industrialization. तो यहाँ पे फोकस तो था इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, फोकस तो था इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, बट लेकिन ये कंट्रोल किसके पास था? गवर्नमेंट के पास था। इसीलिए ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स मतलब गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज, इनका डोमिनेंस अब ज्यादा था। ओके, सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948, ये फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन सेटअप की गई थी, जिसमें एक्सपांडेड रोल फॉर पब्लिक सेक्टर एंड लाइसेंसिंग टू प्राइवेट सेक्टर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी सेटअप की गई थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो सेटअप की गई थी, इसमें फोकस था पब्लिक सेक्टर पे ही। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में, गवर्नमेंट के रूल में या ओनरशिप में कंपनीज, एंड प्राइवेट सेक्टर को अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो तो उनको बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते थे। तो दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस पैराग्राफ, एक्सपांडेड रोल फॉर पब्लिक सेक्टर and licensing to private sector. So it granted a monopoly for strategic areas such as atomic energy, arms and ammunition, and railways. Also, the right to invest in basic industries were exclusively given to the state. The policies in 1950s were guided by two economic philosophies. इसको important mark करो। 1950 की जो पॉलिसी थी उसके दो important philosophy क्या थे? Nehru visualization for building socialist society with emphasis on heavy industry. First, socialist society with emphasis on heavy industry, and second, Gandhian philosophy for small scale and cottage industry and village republics. देखिए 1950s में जो पॉलिसी बन रही थी उनका ऑब्जेक्टिव क्या था या फिलॉसफी क्या थी? एक तो सोशलिस्ट सोसाइटी होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में होना चाहिए, साथ ही साथ हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी करेंगे, गवर्नमेंट करेगी। एंड सेकेंड, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड विलेज रिपब्लिक्स को फोकस देना था। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट पॉलिसी। अब ये अगेन सम फैक्चुअल डेटा इज बीन गिवन। इंडियन पॉलिसी रिजोल्यूशन इन 1956 दो provided comprehensive framework for industrial development, was lopsided as guiding principle supported enormous expansion for scope of public sector. Natural outcome of undue priority for a public sector was dampening the private initiative and enterprise. For obvious reasons, private investment were discouraged and this has long lasting negative consequences. देखिए यहाँ पे जो हमने ऊपर लिखा था कि प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा देना था, पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा देना था, तो इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि पब्लिक सेक्टर जो थी वो गवर्नमेंट के क्योंकि कंट्रोल में थी, तो ब्यूरोक्रेट्स की वजह से प्रोडक्टिविटी यहाँ पे लो थी इनकी, एंड प्राइवेट सेक्टर को अगर उस टाइम एंट्री दी होती तो कंपटीशन की वजह से दे वुड बी एक्टेड, पब्लिक सेक्टर वुड आल्सो एक्टेड प्रॉपर्ली एंड प्राइवेट सेक्टर आल्सो वुड हैव एक्टेड प्रॉपर्ली। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के ऊपर इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, लाइसेंस सिस्टम था, जिसकी वजह से लॉन्ग लास्टिंग नेगेटिव कंसिक्वेंस हुआ था इंडस्ट्रियल ग्रोथ। सिंपल वर्ड्स में इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो होनी चाहिए थी वो हुई नहीं, राइट। India followed an open foreign investment policy and relatively open trade policy until late 1950s. A balance of payment crisis emerged in 1958, causing concerns regarding foreign exchange depletion. Consequently, there emerged gradual tightening of trade and reduction in investment licensing in new investment requiring import of capital goods. देखिए 1956 में हमने ट्राई तो करा था कि इंडस्ट्रीज पे फोकस किया जाए, एंड हमने सम रिस्ट्रिक्शंस भी कम करे थे, बट देन फर्स्ट 3 डिकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब 1950 से लेकर के 1980, ये इंपॉर्टेंट है, इंडियाज एवरेज ग्रोथ रेट 3.5% रहा है, जिसको हिंदू ग्रोथ रेट भी कहा जाता है, तो एमसीक्यू के लिए ये रिलेवेंट हो सकता है। हियर एग्रीकल्चर वाज नॉट निग्लेक्टेड, मतलब एग्रीकल्चर को फोकस में तो रखा ही था, बट देन मेजर फोकस था कैपिटल गुड्स पे। सो कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स सच एज डैम्स, पावर प्लांट्स, हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस था रादर देन कंज्यूमर गुड्स। तो ये जो कैपिटल गुड्स थे, कैपिटल गुड्स मतलब रोड डेवलप करना, डैम डेवलप करना, पावर प्लांट डेवलप करना, इन पे फोकस था। तो देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, कैपिटल गुड्स पे हम फोकस कर रहे थे, बट देन प्रॉब्लम ये हुआ, यहाँ पे दिया हुआ है, विद अ कंटिन्यूअस फेलियर इन मानसून, टू सीवियर एंड कंसेक्यूटिव ड्रॉट्स struck India in 1966 and 67. The agriculture sector recorded substantial negative growth and India faced a serious food problem. ये 1960s and 70s में because of monsoon अपना जो एग्रीकल्चर सेक्टर जो ग्रो होना चाहिए था वो ग्रो हुआ नहीं, इनफैक्ट नेगेटिव ग्रोथ हुआ था। अब बिकॉज ऑफ दिस जो इंडिया गवर्नमेंट कैपिटल गुड्स पे एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस कर रही थी, वहां से उनको शिफ्ट करना पड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर पे।
तो इंडिया हैज टू डिपेंड ऑन यूनाइटेड स्टेट्स फॉर फूड एड। देखिए उस टाइम इंडिया को यूएस से मदद लेनी पड़ी, इतनी हालत उस टाइम खराब हुई थी। सो क्वांटम जंप इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाज द नीड ऑफ एन आवर। तो कैपिटलिस्ट गुड्स से हमने जंप करा एग्रीकल्चरल सेक्टर पे, मतलब हमने फोकस किया फार्मिंग एक्टिविटी पे, एंड ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस होना चाहिए था वो हमने फोकस उस टाइम नहीं करा। नाउ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर वाज गिवन हाईएस्ट प्रायोरिटी। This, in fact, kick-started a strategic change in the government agricultural policies. The new way of change relied less on earlier efforts on institutional changes and relied more on enhancing the productivity of agriculture, especially wheat. A thorough restructuring of agriculture policy referred to as Green Revolution was initiated. ये highlight करना है. Green Revolution was being initiated. Green Revolution was materialized by innovative farm technologies, high yielding seed varieties, intensive water of use of water, fertilizers and pesticides. तो ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था उसमें मेजर फोकस किया था फार्मर्स को एजुकेट करने में। ओके, so green revolution was successful in increasing agriculture productivity through technical progress and significant increased food grains production, enabling India to tide over the food problem. ये पूरा जो फैक्ट्स है कि क्या क्या हुआ था ये जस्ट रीडिंग पार्ट है। ओके, आपको एक बार काम ली, ये होने के बाद लेक्चर होने के बाद प्रॉपरली रीड करना है आपको। While India drastically changed their agriculture policies, the government introduced extra stringent administrative controls on both trade and industrial licensing and launched a wave of nationalism. The government nationalized 14 banks in 1969 and followed it by nationalizing another 6 in 1980. The wide sweep of interventionist policies had come to exist in 1960 and irreparable consequences in the next decade. तो ये सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में जा रहा था जिसका इम्पैक्ट नेक्स्ट डिकेड पे हुआ था। The economic performance during 1965 to 81 is worst in independent India. The decline in growth during the period is attributed mainly to decline in productivity. License Raj, autarkic policies that dominated 1960 and 70, external shocks such as three wars 1962, 65 and 71 में इंडिया पाकिस्तान का हुआ था, इंडिया चाइना का भी हुआ था, major droughts and oil shocks in 73, 79 contributed decelerated or decelerated growth that lasted for 2 decades. देखिए 1965 से लेकर के 81 इंडिया वाज फेसिंग वर्स्ट सिनारियो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ डिक्लाइन था, लाइसेंस राज था, ऑटोर्चिक पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट के फेवर में सारे पॉलिसीज थे। देन एक्सटर्नल शॉक्स क्या था? वॉर, ड्रॉट्स मतलब क्या कहते हैं उसको, सूखा आना, ऑयल शॉक मतलब ऑयल के प्राइसेस राइज हो रहे थे। ये सारे फैक्टर्स ने इंडियन इकोनॉमी जो ग्रो होनी चाहिए थी उसको कम करा था। ओके, so many governmental policies aimed at equitable distribution of income and wealth effectively killed the incentive for creating wealth. अब ये इक्विटेबल अगर पॉलिसी हो, मैं ज़्यादा काम करूँ तो मुझे ज़्यादा इनकम मिलना चाहिए, लेकिन अगर मैं ज़्यादा काम करूँ मेरे से इनकम अपसॉर्ब करके उस पर्सन को दिया जा रहा है जो काम नहीं कर रहा, तो इट विल बी what we can say demotivating for the person who is working more. So equity driven policies were also largely anti growth. मतलब हर सेक्टर में जो इक्वालिटी हो रही थी उसकी वजह से जो इनोवेटिव पर्सन है, जो हार्डवर्क कर रहा है, उसको डिग्रेड हम डिस्करेज कर रहे थे। तो बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो अगेन ग्रोथ जो होनी चाहिए थी नहीं हुई थी। okay? एक लॉ बनाया गया था मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एमआरटीपी एक्ट 1969, जिसका फोकस था रेगुलेशन ऑफ लार्ज फर्म्स विच हैड रिलेटिवली लार्ज मार्केट पावर। मतलब वो सारे बड़े कंपनीज पे उन पे कंट्रोल करने के लिए लॉ बनाया था। Severe restriction was placed on them of licensing, capacity addition, merger acquisition। मतलब लाइसेंस बहुत उनको लेना पड़ता था, कैपेसिटी अगर इंक्रीज करना हो तो गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता था, मर्जर एक्विजिशन के लिए परमिशन लेना पड़ता था। So thus policy restricting the possibility of expansion of big business houses kept their entry away from nearly all but few highly capital intensive sectors। तो जो बिजनेस का ग्रोथ होना चाहिए था वो गवर्नमेंट की इस पॉलिसी की वजह से होने नहीं दिया। So in 1967, the policy of reservation of many products for exclusive manufacture of by small scale sector was initiated with the objective for promotion of small scale industries. It was argued that the policy will encourage labor intensive economic growth and allow redistribution of income by shifting the income towards large wage earners.
However, this policy excluding all big firms from labor intensive industries, and India was not able to compete in the world market for these products. अब stringent labor laws थे which were in place to discourage started labor intensive industries in organized sector. तो labor laws भी इतने strict थे कि business करना बहुत difficult हो रहा था. So there were growing realization among policymakers and industrialists that prevailing strict regime is invariably counterproductive, and that the most controls and regulations had not delivered in absence of delivered in the absence of adequate incentives and openness which are necessary conditions for sustained rapid growth. तो यहाँ पे ये रियलाइज हुआ कि बिकॉज ऑफ दिस एक्सेसिव कंट्रोल, एक्सेसिव रिस्ट्रिक्शन, जो इकोनॉमी ग्रो होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही थी, जो बिजनेस ग्रो होने चाहिए थे दे वर नॉट ग्रोइंग एट हायर रेट. तो यहाँ से आगे 1980 से रिफॉर्म स्टार्ट हुए. जैसे कि मैंने आपको स्पेसिफिकली कहा था कि 1991 मेजर रिफॉर्म्स वाज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. लेकिन ये स्टार्ट होने से पहले 1980 में ऑलरेडी ये रिफॉर्म्स टू सम एक्सटेंट स्टार्ट हुआ था. मतलब जो लाइसेंस स्ट्रक्चर था, जो इतना कंट्रोल था, वो अब कम होना स्टार्ट हुआ था 1980 से. तो उसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है. ओके, चलिए तो क्या क्या रिफॉर्म्स हुए थे वो देखना है. ये जो पैराग्राफ है दिस इज रीडिंग पार्ट ओनली. यहाँ से आगे नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो थोड़ा रिलेवेंट है. ओके, चलिए विल स्टार्ट विद रीडिंग. The seeds of early liberalization and reforms were sown during 1980. देखिए समझिए यहाँ पे अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट का कंट्रोल कम करना रहता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल रिड्यूस करना था. मतलब जो लाइसेंस राज चल रहा था वो कम करना, कैंसिल करना. लाइसेंस राज मतलब क्या, कोई भी बिजनेस मुझे स्टार्ट करना हो, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट करना हो तो इतने कंबरसम लाइसेंस लेने पड़ते थे गवर्नमेंट से. शायद से हमने डिस्कस करा था कि एक कंप्यूटर अगर मुझे इंपोर्ट करना था तो 1 साल से 1.5 साल लगता था, एंड इतने सारे परमिशंस लेने पड़ते थे. तो लाइसेंस राज कह सकते हैं या परमिशंस कह सकते हैं. तो ये कम करना था अंडर लिबरलाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन में जो गवर्नमेंट सेक्टर में थे उसमें प्राइवेट फर्म्स को एंट्री देना, प्राइवेट फर्म्स को अलाउ करना. ये डिस्कस किया था हमने एज एन एग्जांपल. टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज को अलाउ किया था. ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स अलाउ किए थे. एंड ग्लोबलाइजेशन में इंडियन कंपनीज को अलाउ किया गया था कि आप फॉरेन में जाकर के बिजनेस करो, एंड फॉरेन कंपनीज को इनवाइट किया गया कि आप इंडिया में आकर के बिजनेस करो. दिस इज ग्लोबलाइजेशन. ये मोटा मोटी मीनिंग है. आते हैं. Seeds of liberalization and reforms were sown in 1980s, especially after 1985. In early 1980, considerable efforts were initiated in different directions to restore reasonable price stability through combination of tight monetary policy, fiscal modernization, structural reforms. अब ये monetary policy, fiscal policy क्या होता है ये हमने already discuss किया हुआ है. These initiatives spanning 1981 to 1989, practically referred to as early liberalization, were specifically aimed at changing the prevailing trust on inward oriented trade and investment practices. In fact, this liberalization is often referred to as reforms by stealth. तो ये अंडरलाइन करना है. 1980 में जो लिबरलाइजेशन हुआ था उसको क्या नाम दिया है, रिफॉर्म्स बाय स्टेल्थ, जो डिनोट करता है एड हॉक and not widely publicized nature. Despite the fact that these efforts were not in the form of comprehensive package, जैसे 1991 में हुआ था, तो gradually एक एक सेक्टर वाला पार्ट लिबरलाइज करना स्टार्ट किया था. The reverse centralized controls, the protectionist biased in policies, they started bearing fruits in form of higher growth rate during 1980s as compared to previous 3 decades. तो annual GDP growth rate जो था 6 5 year plan में 5.7 से लेकर के 5.8 तक इंक्रीज हुआ था, जो पहले नेगेटिव में था, इन टू सम इयर्स 3% के आसपास था. अब अर्ली रिफॉर्म्स ब्रॉडली कवर्ड 3 areas: industry, trade, taxation. The government also embarked on the policy of skillful exchange rate management. The prominent industry policy initiatives during this period directed towards removing constraints on growth and creating more dynamic industrial environment. Dynamic and industrial environment. अब क्या क्या हुआ था देखिए. 1985 में de-licensing of 20 broad categories of industries was done.
मतलब 25 ऐसे इंडस्ट्रीज थे, कैटेगरी से, जहां पे लाइसेंस लेना मैंडेटरी था, अब वो कम किया था. दिस वाज लेटर एक्सटेंडेड टू मेनी अदर्स. आज के डेट में छोटे मोटे शॉप आपको स्टार्ट करना है तो डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन पहले छोटा मोटा शॉप भी अगर ओपन करना हो तो भी परमिशन लेना पड़ता था गवर्नमेंट से. द फैसिलिटी ऑफ ब्रॉड बैंडिंग was accorded for industry groups to allow flexibility in rapid changes in their product mix without going in for fresh licensing. In other words, firms with engineering industry were allowed to change their product mix within their existing capacity. For example, firms may switch from production between different production lines such as trucks and car without license. मतलब suppose मेरा business है truck manufacture करना and now I want to shift to car, तो क्या मैं कर सकता था? पहले अगर करना हो तो लाइसेंस लेना पड़ता था, परमिशन लेना पड़ता था, बट आफ्टर 1980s गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि एक बार आपने परमिशन लिया कि आपको कार या कोई भी मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चर करना है तो ट्रक मैन्युफैक्चर करो या कार, आपको परमिशन दिया जा रहा था. To relax the hold of licensing and capacity constraint on larger MRTP, that is monopoly restrictive trade practices firms, in 1985-1986, the asset limit above which the firm were subject to MRTP regulation was raised from 20 crore to 100 crores. मतलब क्या है, मैंने कोई कंपनी स्टार्ट किया, इन्वेस्टमेंट है 25 crores, तो आई वॉज अंडर द रेगुलेशन ऑफ MRTP एक्ट, मतलब मुझे अब MRTP एक्ट के सारे कंप्लाई, सारे परमिशन लेने पड़ते थे. ये 20 crores का पहले लिमिट हुआ करता था, वो चेंज किया 100 crores पे. मतलब अगर मेरा अभी टर्नओवर से सॉरी इन्वेस्टमेंट अगर 50 करोड़ भी है तो भी MRTP एक्ट के रेगुलेशन में मैं नहीं आ रहा था, वो लिमिट इंक्रीज करके 100 crores की थी. मल्टी पॉइंट एक्साइज ड्यूटीज वेर कन्वर्टेड इनटू मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स. ये अब क्रेडिट लेना हमने जीएसटी में डिस्कस किया था, तो पहले एक्साइज ड्यूटी में डबल टैक्सेशन लगता था, कैस्केडिंग लगता था, उसका अब क्रेडिट देना गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा था. देन Securities Exchange Board of India as a non-statutory body was established in 1988. गवर्नमेंट ने स्टॉक मार्केट कंट्रोल करने के लिए, कंपनीज जो लिस्टेड है उनको कंट्रोल करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करा था, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. देन ओपन जनरल लाइसेंस वाज स्टेडीली एक्सपांडेड. मतलब आपको रेडीली लाइसेंस है कि आपको जो बिजनेस करना है वो आप कर सकते हो, उसकी लिस्ट दी गई है, वो लिस्ट के तहत जो भी बिजनेसेस है यू कैन स्टार्ट विदाउट हैविंग एनी लाइसेंस. सेवरल एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स वर इंट्रोड्यूस्ड एंड एक्सपांडेड. आज के रेट में भी एक्सपोर्ट में बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, सब्सिडीज दिया जाता है. एक्सचेंज रेट वाज सेट एट रियलिस्टिक लेवल दैट हेल्प एक्सपोर्ट expand and in turn reduce the pressure on foreign exchange needs for imports. तो ये हमने डिस्कस किया था कि एक्सचेंज रेट के बारे में हमने चर्चा करा था चैप्टर नंबर 9 में. तो एक्सचेंज रेट सेट किया था रियलिस्टिक लेवल पे सो दैट एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए. ओके, सो प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल्स ऑन सीमेंट एंड एल्यूमिनियम वर एंटायरली एबॉलिश्ड. तो ये जो प्राइस कंट्रोल से सीमेंट पे, मतलब गवर्नमेंट का एक रिस्ट्रिक्शन था कि आपको इतनी प्राइस पे ही सेल करना होगा, ये अब अबॉलिश किया था, ये अब डिपेंड कर रहा था मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर. रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट rupee was depreciated about by 30%. This reflect considerable change in official attitude towards exchange rate depreciation. मतलब exchange rate depreciate किया था, suppose पहले exchange rate हुआ था $1 equal to 100, अब ये कम करके $1 equal to 80 किया था, so that ये exchange rate depreciate करने से क्या हो रहा था, एक्चुअली यहाँ पे exchange rate depreciate किया. हाँ, तो because of this what happened, जो पहले डॉलर महंगा आता था अब सब सस्ता आना स्टार्ट हुआ. ओके, सो बजट इन 1986 इंट्रोड्यूस पॉलिसीज फॉर कटिंग टैक्सेस, टैक्स भी कम किया था, लिबरलाइज इंपोर्ट लिबरलाइज किया था, कस्टम ड्यूटी कम किया था. सो दीज वर सम ऑफ द एक्टिविटीज व्हिच वाज बीन डन. देखिए ये चैप्टर में आपको जस्ट रीडिंग करना है, बायट वगैरह कुछ करना नहीं, क्या क्या एक्चुअल में हुआ था जस्ट वो आपको गो थ्रू करना है. ओके, हाउएवर growth performance of the economy was thwarted due to structural inadequacies and distortions. thwarted मतलब restricted, कि हमने तो बहुत डेवलपमेंटल के लिए एक्टिविटी के लिए किया था, लेकिन स्ट्रक्चर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं था, तो सिर्फ आपने कंपनीज को बढ़ावा दिया लेकिन रोड्स डेवलप नहीं किए, डैम्स डेवलप नहीं किए, तो कैसे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा. सो देयरफॉर स्ट्रक्चरल इनएडिक्वेसी की वजह से जो इकोनॉमी ग्रो होनी चाहिए थी वो हुई नहीं. तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स वर इनहिबिटेड ड्यू टू रीजन सच एज convoluted license policies, public sector reservations, excessive government control. तो to some extent अभी भी private sector को हमने restrict कर रखा था. Due to reservation of goods to small sector as well as excessive price and distribution channel, private sector was virtually discouraged from making investments. The public sector, which led to manufacturing,
एंड सर्विस सेक्टर वाज प्लेग्ड, मतलब उनको रिस्ट्रिक्ट किया था, उनको डेवलप होने नहीं दिया बाय इनएफिशिएंसीज, गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स. डिस्पाइट द फैक्ट that they were massive in size, enjoyed monopoly in their respective areas, their performance was far from satisfactory and yielded very low returns on investment. ये सारे गवर्नमेंट के कंट्रोल्स, ब्यूरोक्रेटिक मतलब गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स की वजह से जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही थी. एमआरटीपी एक्ट का भी बहुत रिस्ट्रिक्शन था, रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस क्रिएटिंग अ बैरियर्स फॉर एंट्री, diversification and expansion for large industries houses. The import controls in form of tariff, quota and quantity restrictions ensured that the foreign manufacturer and components did not cross the borders and compete with the domestic industries. तो हमने बाहर बाहर के गुड्स को इंडिया में आने के लिए मोस्टली इतना रिस्ट्रिक्ट किया था कि इंडियन मार्केट में ये गुड्स एंटर नहीं हो रहे थे. So foreign investment and foreign competition were not allowed on the grounds of affording protection to domestic industries. Briefly put, regulations, rules and regulations which were aimed at promoting and regulating the economic activities became a major hindrance, मतलब major problematic for growth and development. तो ये पैराग्राफ जस्ट रीड करना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है. अब यहाँ से आगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में. तो गवर्नमेंट किसकी थी? नरसिम्हा राव. एंड उस टाइम फाइनेंस मिनिस्ट्री को इनवाइट किया था मनमोहन सिंह को. And he made several changes in our economy. India embarked on the bold set of economic reforms in 1991 under Narasimha Rao government. The causes attributed to immediate need for drastic change. मतलब उस टाइम प्रॉब्लम क्या थे 1990s में? what were the problems जिसकी वजह से मनमोहन सिंह को इनवाइट किया था कि आप इमीडिएट चेंजेस करोगे? तो क्या क्या प्रॉब्लम्स दिया देखिए. Fiscal initiatives for enhanced economic growth in 1980 saw the government revenue expenditure consistently exceeding revenue receipts. मतलब क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम था कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा थे गवर्नमेंट के रेवेन्यू से. गवर्नमेंट खर्च कर रहा था सपोज 1 लाख करोड़ एंड इनकम आ रहा था उनका टैक्सेस से 86,000 करोड़, तो 20,000 करोड़ का फिजिकल डेफिसिट हो रहा था, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से हमें एक्सटर्नल यानी कि बाहर से पैसे प्रोक्योर करना पड़ रहा था. High level of current expenditure proved clearly unsustainable and got manifested on extremely large fiscal deficit and adverse balance of payments. Persistent huge deficits led to swelling public debt and large proportion of government revenues had to be earmarked for interest payments. Huge deficits, surge in oil prices triggered a Gulf War in 1990 and consequent severe strain ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो जितना भी हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे उसकी प्राइसेस हेवीली राइज हो रही थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं रह रहे थे. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स टच लोवेस्ट पॉइंट विच वाज 1.2 बिलियन, जो सिर्फ 2 वीक्स काम या इंपोर्ट सस्टेन करने के लिए सफिशिएंट थे. दिस वाज अ मेजर कंटेक्स्ट दैट ट्रिगर्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. टाइटनिंग इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन टू मस्टर forex for essential imports resulting in reduction in industrial output. So these are some of the problems which were there during the 1990s. तो ये just reading part है. Year 1991 marked a paradigm shift in Indian policy reforms. The nation which had embraced socialist model with state playing overriding role in economy had the history of government persistently intervening in the markets. अब जो हमने सोशलिस्ट इकोनॉमी अडॉप्ट करा था वो रशिया को इन्फ्लुएंस होकर के किया था, एंड हमने ये देखा कि रशियन जो कोलैप्स हो चुकी थी, कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन एंड स्पेक्टेकुलर सक्सेस ऑफ चाइना, चाइना जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे डिपेंड कर रही थी, दे वर हैविंग अ ग्रेट ग्रोथ मॉडल. तो बेस्ड ऑन द आउटवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसीज वेयर लेसन्स फॉर इंडियन पॉलिसी मेकर्स. हमने देखा कि जो सोशलिस्ट इकोनॉमी पे रिलाई कर रहे थे वो गिर रहे थे, उनकी इकोनॉमी नीचे नीचे जा रही थी, एंड जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थे दे वर ग्रोइंग. तो वी थॉट कि हमें अब पॉलिसी में चेंज करना चाहिए. द रिफॉर्म्स इंस्टीट्यूटेड इन 1991 एम टू मूव इकोनॉमी टुवर्ड्स ग्रेटर मार्केट ओरिएंटेशन एंड एक्सटर्नल ओपननेस. द रिफॉर्म्स पॉपुलरली नोन एज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, मैंने आपको ऑलरेडी बताया इसमें क्या क्या था, spelled a major shift in economic philosophy and fundamental change in approach and had two major objectives. तो ये हाईलाइट करो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एंड इनके 2 ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? रीओरिएंटेशन ऑफ इकोनॉमी फ्रॉम सेंट्रली डायरेक्टेड
and highly controlled one to market friendly and market oriented economy. तो जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी अब वो मार्केट के कंट्रोल में जानी चाहिए. एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन बाय सब्सटेंशियल रिडक्शन इन फिस्कल डेफिसिट. ये दो ऑब्जेक्टिव थे ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के. ओके, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए आ सकता है. अब डिटेल में क्या क्या हुआ था वो तो आपके स्कोप में नहीं है, इंट्रोडक्टरी लेवल पे क्या क्या हुआ था वो रखा है. ओके, so as we know the momentum reforms originated in critical economic, fiscal and balance of payment crisis. Therefore a reform package was structured as a core package for mutual support reforms to address balance of payment crisis and structural rigidities. The policy paradigm focused on shifting from central direction to market orientation. मतलब सब कुछ जो पहले गवर्नमेंट के कंट्रोल में था अब प्राइवेट एंटिटी के कंट्रोल में दिया जा रहा था एंड मार्केट ही डिसाइड करेगा कि ज्यादा प्रोडक्शन करना है कम करना है, प्राइस क्या चार्ज करना है, एवरीथिंग कंट्रोल विल बी गिवन टू द मार्केट. सो पॉलिसी इज ब्रॉडली क्लासिफाइड एज स्टेबलाइजेशन मेजर्स which were short term measures to address the problem of inflation, adverse balance of payment. तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी फर्स्ट स्टेबलाइजेशन मेजर जो शॉर्ट टर्म है एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स which were long term and continuing nature aimed at bringing the productivity and competitiveness by removing structural rigidities in different sectors. तो एक short term and एक long term policies थे. अब ये आगे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. फिस्कल रिफॉर्म्स, फिस्कल रिफॉर्म्स में क्या क्या करा था? Escalating deficit levels rendered stabilization efforts rather complicated. Bringing fiscal discipline by reducing the fiscal deficit. जो balance of payment अपना import ज्यादा था, मतलब इंडिया से बाहर पेमेंट अपना ज्यादा था एंड बाहर से रिसीट कम था. So that is fiscal deficit was a vital because of crisis was caused by excess domestic demand, surge in import and widening the current account deficit CAD, which was to be financed by drawing down on reserves. This was attempted by radical measures to augment revenues, मतलब increase करना revenues and curtail government expenditure. Measures to this effect included. ठीक है, उस टाइम प्रॉब्लम क्या था? फिस्कल डेफिसिट चल रहा था एंड नाउ गवर्नमेंट का फोकस था कि उनके एक्सपेंडिचर कम करना था, फिस्कल डेफिसिट कम करना था. तो इसके लिए मेजर्स क्या क्या था ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा रीड करना है आपको. इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेबल एंड ट्रांसपेरेंट टैक्स स्ट्रक्चर एंश्योरिंग बेटर टैक्स कंप्लायंस, थ्रस्ट ऑन कर्बिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करना, रिडक्शन इन सब्सिडीज एंड अबोलिशन ऑफ अननेसेसरी सब्सिडीज. पहले अननेसेसरी सब्सिडीज जो थी वो कम किया. disinvestment in part of government equity holdings in select public sector undertakings. गवर्नमेंट ने खुद का जो इन्वेस्टमेंट था वो कम किया. रिसेंटली LIC मतलब 4-5 साल पहले या 3-4 साल पहले LIC का जो इन्वेस्टमेंट था 3% गवर्नमेंट ने प्राइवेट एंटिटी को सेल किया था. देन encouraging private sector participation in order to in order to bring a fiscal discipline. It was essential to do away with the temptation to finance deficit through easy path of money creation. Therefore, government entered into a historic agreement with RBI to bring down the fiscal deficit in a phased manner to nil by 1998 to 98. अब मॉनेटरी पॉलिसी, अब मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. मॉनेटरी पॉलिसी में एक्चुअल में क्या क्या किया था वो फोकस करते हैं. क्या क्या किया था देखिए. इंटरेस्ट रेट लिबरलाइज किया था, जो बैंक्स के ऊपर कंट्रोल था आरबीआई का वो कम किया इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट चार्जेबल ऑन द लोन्स. एंड एक सिंपल सा एग्जांपल दे सकता हूँ. आरबीआई ने पहले स्पेसिफाई किया था कि बैंक कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगा. मींस अगर कोई पर्सन बैंक के पास लोन लेने के लिए आता है तो इस पे इंटरेस्ट कितना चार्ज करेगा वो पहले आरबीआई डिसाइड करती थी. आरबीआई स्पेसिफाई करेगी कि इतना इंटरेस्ट करना है. अब बैंक्स को ये पावर दी गई कि आप खुद से डिसाइड करो कि आपको इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है. पहले जो प्रोसीजर था कि कैसे लोन प्रोसेस होना चाहिए वो आरबीआई स्पेसिफाई करता था. अब बैंक्स को कहा जाएगा कि आप ही आपको किस मैनर में मैनेज करना है वो कर सकते हो. मींस जो एक्सेस कंट्रोल था वो अब रिड्यूस किया गया. ओके, openness of new private sector banks and facilitating greater competition among the public banks. पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन से? SBI, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स है. तो हमने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को भी परमिशन दिया कि आप भी स्टार्ट करो. अब प्राइवेट सेक्टर में कौन से? HDFC है, ICICI, एक्सिस बैंक है. दीज आर ऑल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. RBL है. ये सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को अलाउ किया गया है सो दैट कंपटीशन इंक्रीज हो सके. सो प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन बैंक्स एंड साइमल्टेनियसली रिमूवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंस्ट्रेंट्स. रिडक्शन इन CRR एंड SLR. ये CRR SLR कम किया था.
लिबरलाइजेशन ऑफ बैंक ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसीज। पहले अगर किसी बैंक को ब्रांचेस ओपन करने तो परमिशन लेना पड़ता था, अब लिबरलाइज किया कि आपको जितने ब्रांचेस स्टार्ट करना है वो स्टार्ट कर सकते हो। प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, डिस्क्लोजर ऑफ इनकम, ये अपने अकाउंट्स में सीखा रहेगा कि कौन से एसेट्स कैसे क्लासिफाई करना है, ये लिबरलाइज किया था, सिंपल किया था। ओके, कैपिटल मार्केट में रिफॉर्म्स, बस एक ही लाइन, सेबी एक सेपरेट बॉडी एस्टेब्लिश की गई थी जो सारे मार्केट, स्टॉक मार्केट पे, कंपनीज पे, इन्वेस्टर्स पे कंट्रोल करेगी। ओके, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टार्ट किया था। ये सारे रिफॉर्म्स हम डिस्कस कर रहे हैं 1991 के बाद क्या क्या हुआ था। ओके, अब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। अब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में अगेन सेम बात घुमा फिरा करके ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमने लाइसेंस स्ट्रक्चर कम किया था, देन मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव एंड ट्रेड पॉलिसीज में जितने भी कंपनीज थे उनका कवरेज कम किया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए क्या क्या दिया है। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस बाय द गवर्नमेंट ऑन 24 July 1991 sought to substantially deregulate industry as to promote growth। मतलब सिंपल वर्ड्स में रेगुलेशन कम किया है, रिड्यूस किया है। जो गवर्नमेंट का इतना ज्यादा रेगुलेशन था पहले वो रिड्यूस किया हुआ है। and more efficient and competitive industrial economy. In order to provide a greater competitive stimulus to domestic industry, the series of reforms were introduced। क्या क्या रिफॉर्म लाया था 1991 के बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी से रिलेटेड? देखिए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पुट एन एंड टू लाइसेंस राज, लाइसेंस राज को कम किया था बाय रिमूविंग लाइसेंसिंग रिस्ट्रिक्शन फॉर ऑल इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट 18 इंडस्ट्री। 18 इंडस्ट्रीज को छोड़ करके बाकी सारे इंडस्ट्रीज के ऊपर जो बर्डन लाइसेंस था वो कम किया। मतलब कि क्या है आज के रेट में, जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहलिक लीकर का मुझे बिजनेस करना है तो लाइसेंस लेना पड़ता है, और से हैजार्डियस केमिकल्स मुझे अगर बिजनेस करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है तो लाइसेंस लेना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने सम सेक्टर्स खुद के पास रखे कि हाँ ये बिजनेस करना है तो लाइसेंस लो। बाकी सारे बिजनेस, जैसे कि आज मुझे सपोज कॉटन इंडस्ट्री डालनी है, क्या लाइसेंस लेना होगा? नहीं। मुझे अगर से कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑफ से ये पेन बनाना है तो क्या लाइसेंस लेना होगा? नहीं, पहले लाइसेंस लेना पड़ता था। अब लाइसेंस सारे कंपनीज को बंद किया, सिर्फ 18 इंडस्ट्रीज को छोड़ करके। ओके, so it except 18 that related to security, strategic concerns, social reasons, problem related to safety and overriding environmental issues. Consequently, 80% of industries was taken out of license framework. So this subsequently reduced to 5। later on ये 18 industries भी अब 5 industries पे reduce किया गया। जैसे कि आर्म्स एंड एम्युनिशन, क्या आज मुझे आर्म्स एंड एम्युनिशन मैन्युफैक्चर करना है तो डायरेक्टली कर सकते हैं? नहीं कर सकते। Atomic substances, narcotic drugs, hazardous chemicals, then distillation and brewing of alcoholic drinks, cigarettes, और cigars, इनके implications हेल्थ पे जो है, सेफ्टी पे, एनवायरमेंट पे, इनके ऊपर लाइसेंस रखा है। बाकी सारे इंडस्ट्रीज जो है वो विदाउट लाइसेंस किए गए। Public sector was limited to 8 sectors based on security and strategic grounds. Subsequently, only 2 items remained: relevant transport and atomic energy। रेलवे ट्रांसपोर्ट में आज के रेट में प्राइवेट एंटिटीज को परमिशन नहीं, ना ही एटॉमिक एनर्जी। क्या मैं न्यूक्लियर रिएक्टर स्टार्ट कर सकता हूँ? नहीं कर सकते। ओके, बाकी सारे सेक्टर्स को प्राइवेट एंटिटी को अलाउ किया है। प्राइवेट सेक्टर्स में, बाकी सारे सेक्टर्स में प्राइवेट एंटिटी को अलाउ किया कि आप इसमें बिजनेस कर सकते हो। ओके, so monopolies and restrictive trade practices was restructured and provisions relating to mergers, amalgamation, takeover were repealed। मतलब पहले जो मर्जर करने के लिए जो इतना कम्बरसम प्रोसीजर था या अलाउ ही नहीं करते थे, रिपील करना मतलब कैंसिल करना, तो आज के रेट में मर्जर वगैरह अलाउड है। सो दिस हैज एलिमिनेटेड द नीड फॉर प्री एंट्री स्क्रूटिनी of investment decisions and prior approval of large companies for capacity expansion। तो पहले कैपेसिटी एक्सपांशन करना है, मतलब एक मशीन से दूसरी मशीन लेनी हो तो गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता था। आज के रेट में लेना नहीं पड़ता, या 1991 के बाद लेना नहीं पड़ता था। So many goods produced by small scale industries have been de-reserved, enabling the entry of large scale industries। The policy ended the public sector monopoly in many sectors। The number of areas reserved for public sector was narrowed down to ensure liberal participation by private sector। Only 8 industries which are of importance due to strategic and security concerns were reserved by public sector। The changes continued and we find now industries reserved for public sector are only a part of atomic energy and some core activities in railway transport। तो ये रेलवे ट्रांसपोर्ट एंड एटॉमिक एनर्जी छोड़ करके बाकी सारे सेक्टर्स में प्राइवेट एंटिटी को परमिशन दिया हुआ है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वाज लिबरलाइज्ड।
द कंसेप्ट ऑफ ऑटोमेटिक अप्रूवल। ऑटोमेटिक अप्रूवल मतलब क्या है, अगर कोई बाहर से पैसे आ रहे हैं इंडिया में, एफडीआई जिसको कहते हैं हम, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो गवर्नमेंट द्वारा ऑलरेडी अप्रूवल दिया गया था। ओके, तो ऑटोमेटिक अप्रूवल, तो इंट्रोड्यूस ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट up to 51%, which was later extended to nearly all industries except reserve ones. तो some sectors में FDI restricted है, बाकी बहुत सारे सेक्टर्स में FDI अलाउड है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, रिटेल ट्रेड, एटॉमिक एनर्जी, लॉटरी बिजनेस, बेटिंग, गैम्बलिंग, इसमें रिस्ट्रिक्टेड है कि बाहर की कंपनी यहाँ पे इन सेक्टर्स में आकर के बिजनेस नहीं कर सकती। तो दीज आर सम ऑफ द एक्टिविटीज गिवन, ये आपको रीड करना है कि क्या क्या सिनारियो हुआ। देन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स। अब ट्रेड रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड या कमर्शियल एक्टिविटी रिलेटेड कौन से रिफॉर्म्स लाए थे? पहले इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? डिसमेंटलिंग अ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। मतलब क्या है, पहले इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन था कि आप इतने ही यूनिट्स इंपोर्ट कर सकते हो या इतने ही यूनिट्स एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो ये रिस्ट्रिक्शन अब निकाला गया। ओके, focus on more outward oriented regime with phased reduction and simplification of tariff। मतलब फोकस करना था ज्यादातर एक्सपोर्ट पे, एंड रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट, तो इंपोर्ट के लिए भी लाइसेंस कम करना था। तो नंबर ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स were continued and new ones were initiated for boosting exports. The export duty were removed to increase the competitive position in Indian goods in international markets. In 1991, India still had a fixed exchange rate system under which a rupee was pegged to the value of basket of currencies of major trading partners। तो ये हम एक्सचेंज रेट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पहले इंडिया का किस तरह से एक्सचेंज रेट हुआ करता था। नाउ इट इज टू सम एक्सटेंट फ्लोटिंग, मतलब एक मार्जिन दिया जाता है, तो मार्जिन के तहत वो एक्सचेंज रेट फ्लोट होता रहता है। एक्सट्रीम लोअर आएगा तो आरबीआई इंटरवीन करेगा, एक्सट्रीम हायर जाएगा तो आरबीआई यहाँ पे इंटरवीन करेगा। So in March 1992, government decided to establish a dual exchange rate regime. The government allowed importers to pay for some imports with foreign exchange valued at free market rates, and other imports could be purchased with foreign exchange purchased at government rates, government mandatory rates। मतलब एक एक सेक्टर में गवर्नमेंट का जो रेट था उस रेट से इंपोर्ट करना था। जैसे पेट्रोलियम सेक्टर में गवर्नमेंट का रेट स्पेसिफाइड है, एंड अदर सेक्टर में मार्केट डिटरमाइन एक्सचेंज रेट रखा है। okay? So for the first time rupee to float. In 1993, government unified the exchange rate and allowed for the first time rupee to float. From 1993 onwards, India has followed managing floating exchange rate system. So India has witnessed vast changes over last 31 years of economic reforms. अब क्या क्या changes हुआ वो दिया हुआ है कि इंडिया का ग्लोबल इकोनॉमी में इंटीग्रेशन हुआ है, progressively moves toward market oriented economy with sizable reduction in government market intervention and control। अब गवर्नमेंट का कंट्रोल कम हुआ है, अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ इन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट एंड इनिशिएटिव्स। अब देख सकते हैं ना अंबानी अदानी कितना ग्रो कर रहे हैं, राइट? द नंबर ऑफ सेक्टर्स सच एज ऑटो कंपोनेंट्स, टेलीकम्युनिकेशंस, सॉफ्टवेयर, फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजिकल, प्रोफेशनल सर्विस हैज अचीव्ड वेरी हाई लेवल ऑफ इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। एज ऑफ ट्रेड controls has enabling easier access to foreign technology inputs and finance। foreign direct investment भी stable था, inflows related, सब्सटैंशियल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स है। अब ये एफडीआई एंड एफपीआई बिलीव कि हमने डिस्कस किया हुआ है, अगर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो तो एफडीआई, एंड अगर मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो एफपीआई, स्टॉक मार्केट में। तो इंडिया एंजॉयड अ सॉलिड क्वेश्चन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्लोज टू 8 months ऑफ इंपोर्ट कवर। मतलब 8, पहले जब 1991 में स्टार्ट करा था तो अपने पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना था? सिर्फ 2 वीक्स सस्टेन कर सके, इतना ही एक्सचेंज बचा था। बट बिकॉज ऑफ दिस सेवरल रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन की वजह से अब 8 months तक अपना इंपोर्ट कवर हो सकता है, इतना अपने पास अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बाकी था। इंडिया हैज लार्जेस्ट होल्डिंग ऑफ इंटरनेशनल रिजर्व्स इन वर्ल्ड। बाकी के भी पॉइंट्स क्या क्या चेंजेस हुए ये जस्ट रीडिंग पार्ट है। ओके, अगेन जीडीपी ग्रोथ रेट एंड पोस्ट 1991 रिफॉर्म्स। जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या क्या है ये जस्ट दिया हुआ है, फैक्चुअल डेटा है, ये ऑब्वियसली आपको याद रखना नहीं, जस्ट एक बार गो थ्रू करना है कि जीडीपी पहले कितना था। देखिए 1991 में 1 था, 1992 में 5, देन अगेन 4 एंड सो ऑन। तो ये एक चार्ट से दिया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट किया, फिर ग्रो किया, देन अगेन इट वाज वोलाटाइल। तो देखा जाए तो ग्रोथ रेट जो है वो कांस्टेंट रहा था। आपको ऑलरेडी पता है 2020 में तो यहाँ पे कोविड था, कोविड की वजह से जीडीपी का ग्रोथ रेट नेगेटिव में था, मतलब ग्रो तो हुआ नहीं, इनफैक्ट कम हुआ था, राइट? सो दिस इज जस्ट अ फैक्ट डेटा बीन गिवन, तो ये आपको जस्ट गो थ्रू करना है, इन एनी वे इंपॉर्टेंट नहीं है।
देखिए ऑलमोस्ट फॉर 1950 से लेकर के 2015 तक, 1950 से लेकर के 2015 तक जो भी पॉलिसी डिसीजंस थे उसके लिए 5 ईयर प्लानिंग कमीशन जो था वो एस्टेब्लिश किया था। 2015 में ये प्लानिंग कमीशन कैंसिल करके एक न्यू एंटिटी वाज बीन एस्टेब्लिश्ड, नीति आयोग। सुना रहेगा आपने। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। गवर्नमेंट ने सोचा कि ये प्लानिंग कमीशन 5 साल में एक बार मीट करके डिसाइड करेंगे कि 5 साल में क्या क्या करना है। इंस्टेड ऑफ दैट एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए जो सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में सोचेंगे या क्या क्या पॉलिसी चेंजेस करना है, उनका ये एक्टिविटी होगा। तो इसके तहत नीति आयोग का कंस्टिट्यूशन हुआ इन 2015। तो यहाँ पे रिलेवेंट पॉइंट क्या है? 2015 में नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये स्टार्ट हुआ। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? स्पर मतलब ग्रो करना, इनोवेटिव थिंकिंग बाय ऑब्जेक्टिव एक्सपर्ट्स एंड प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बाय एनहांसिंग द वॉइस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टेट्स। इट इज एक्सपेक्टेड टू सर्व एज अ थिंक टैंक, मतलब सोचने वाली एक इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी के बारे में सोचेगी। सो डायरेक्शन एंड पॉलिसी डायनामो। नीति आयोग विल वर्क टुवर्ड्स फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है ये भी रिलेवेंट है। अब ये ऑब्जेक्टिव जस्ट रीडिंग पार्ट है कि आपको रीड करना है कि नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। एक दो हम रीड करते हैं। इवॉल्व शेयर्ड विजन्स फॉर नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज, सेक्टर्स एंड स्ट्रेटेजीज विद एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स। फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मतलब क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट पावर अलग, स्टेट गवर्नमेंट पावर अलग, तो इनके बीच में कोऑपरेटिव अच्छा हो। थ्रू स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट इनिशिएटिव्स and mechanisms with state on continuous basis, recognizing the strong states make a strong nation. To develop mechanisms to formulate credible plans at village level and aggregate this progressively at higher levels of government. Ensure areas that specifically referred to it, that the interest of national security and are incorporated in economic strategy and policy. Special attention to be given to the sections of our society that may be at risk and of not benefiting adequately and from economic progress. तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स जो दिए गए कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या होनी चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जस्ट आपको एक बार रीड करना है, एक बार गो थ्रू करना है। द की इनिशिएटिव्स ऑफ नीति आयोग आर लाइफ which envisions replacing prevalent use and dispose economy, नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म NDAP, एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन स्टार्ट की फॉर स्टैटिस्टिकल डेटा। शून्य कैंपेन वाज बीन स्टार्टेड टू इंप्रूव एयर क्वालिटी by accelerating deployment of electric vehicles. E-Amrit, one stop destination for information on electronic vehicles. Then policy insights एक separate start किया था। Methanol economy program which aimed at reducing the India's oil import bill, greenhouse gas emissions, converting coal reserves and municipal solid waste into methanol. ये सारे initiatives नीति आयोग ने start करे थे। Transforming India's global market constituted by नीति आयोग to recommend measures for tapping into a potential sector and providing stimulus for export and economic growth. तो ये सारे नीति आयोग ने initiatives start किया था। अब next part जो है current state of Indian economy, तो current state दिया हुआ है कि करंट स्टेट, अगेन इसमें एज सच जस्ट फैक्चुअल डेटा दिया हुआ है। प्राइमरी सेक्टर, अब देखिए प्राइमरी सेक्टर में यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम क्या मैन्युफैक्चर करते हैं या क्या कल्टीवेट करते हैं, इनका कितना कंट्रीब्यूशन है, ये एक बार ग्रो आपको जस्ट रीड करना है क्योंकि ये जो नंबर्स है वो चेंज होते रहेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की, तो यू माइट बी डूइंग प्राइमरी सेक्टर इज एग्रीकल्चर। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग। एंड टर्शरी सेक्टर जो होता है, जो भी इसका स्पेलिंग हो, दिस इज सर्विस इंडस्ट्री। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर, तो इसके बारे में जस्ट फैक्ट्स आर बीन गिवन, एक बार जस्ट गो थ्रू करते हैं। एग्रीकल्चर विथ इट्स अलाइड सेक्टर्स इज indisputably largest source of livelihood in India. Till end of 1960, India was food deficient nation, मतलब अपने कंट्री में फूड इतना ज़्यादा कल्टीवेट नहीं हो रहा था, and we were dependent on imports.
India has emerged as world's largest producer of milk, pulses, jute, spices. India's largest area planted under wheat, rices and cotton. Second largest producer of fruits, vegetable, tea, farmed fish, cotton, sugarcane, wheat, rice, cotton and sugar. Indian foods and grocery market is world's sixth largest, with retail contributing to 70% of sales. India's world's largest cattle herd, buffaloes. Livestock sector attained a record growth of 6.6% in the last decade, emerging major producer of milk, egg, meat in the world. India grows large variety of cash crops, of which cotton, jute, and sugarcane are prominent. Although a share of agriculture has been declining in overall gross value added of India, it continues to grow in absolute terms. Gross value added, I hope आपको पता है, या sales minus intermediary goods, that is called as gross value added. तो अगेन ये इंडेक्स नंबर वगैरह जो फैक्ट्स है ये आपको जस्ट रीड करना है एज सच. यहाँ पे कंसेप्ट कुछ नहीं है, जस्ट फैक्ट्स आर बीन गिवन. तो अननेसेसरी इंस्टेड ऑफ मी रीडिंग इट वुड बी मोर बेटर कि आप रीड करोगे. ओके. The performance of the agriculture and allied sectors has been buoyant over, मतलब growing over past several years, much of which is on account of measures taken by government too. अब objectives क्या थे? Augment crops and livestock productivity, मतलब increase करना. Objectives थे ensure certainty of returns to farmer through price support. गवर्नमेंट ने प्राइस सपोर्ट दिया था कि कम से कम, अब आपने देखा रहेगा कि शुगर केन के केस में कम से कम प्राइस गवर्नमेंट स्पेसिफाई करता है कि इतनी प्राइस तो फार्मर को मिलनी चाहिए. प्रमोट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, improve market infrastructure through impetus provided for setting up farmer producer organizations and promotion of investment in infrastructure facilities through agriculture infrastructure fund. India has achieved a remarkable shift from food deficient to an import dependent nation during early 90s 1960s to food exporting nation. आज के डेट में हम एक्सपोर्ट करते थे जो एक टाइम अपना डेफिशिएंट या मोरली हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट थे. India among top 10 exporters of agriculture produce in the world. The export of agriculture and allied products has witnessed significant increase during the last few years and touched its all-time peak, so and so numbers. The export of agriculture and processed food products rose by 25% within 6 months of current financial year 2022 to 23. Agriculture and Processed Food Export Development Authority is entrusted with the responsibility of export of promotion of agriculture goods. A number of liberalization measures are adopted by government. The government of India has allowed 100% FDI in marketing of food products, food e-commerce through automatic route. Considering the diverse needs of agriculture sector and larger farming community, large number of interventions are undertaken by different governments. Such recent measures are, अब गवर्नमेंट ने क्या क्या किया ये दिया हुआ है कि पीएम किसान एक योजना थी, देन मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट देता है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स अलाउ करता है गवर्नमेंट को कंसेशनल रेट्स पे, इंटरेस्ट रेट्स आर लोअर, नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये लिस्ट दी गई है. ये जस्ट रीडिंग पार्ट है, अननेसेसरी यहाँ पे मैं रीड नहीं करूंगा, आप ही इसके बारे में रीड करोगे. Despite a phenomenal increase in the output for both food crops and commercial crops, Indian agriculture faces many issues. अब Indian agriculture का जो issues है या negative aspects क्या है? Excessive dependence on monsoon, अपनी productivity जो machinized production से होना चाहिए वो उतना हो नहीं रहा यहाँ पे. So these are some of the issues. So Indian agriculture is dominated by small and medium farmers, small and fragmented land holdings, low farm प्रोडक्टिविटी, सब्सिस्टेंट फार्मिंग मतलब खुद कल्टीवेट करके खुद के लिए यूज करना, हम सेल नहीं करेंगे, जितना भी कल्टीवेशन किया है खुद के लिए यूज करेंगे. रिजल्ट इन वेरी लिटिल मार्केटेबल सरप्लस एंड कंसिक्वेंट लोअर इनकम लेवल्स फॉर एग्रीकल्चर. दिस आल्सो रिड्यूस देयर एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट मार्केट. इंडियन एग्रीकल्चर इज रिसोर्स इंटेंसिव, सीरियल सेंट्रिक, रीजनली बायस्ड, मतलब रीजन वाइज डिफरेंट प्रोडक्टिविटी होती है. There is increased stress on water resources and soil fertility. Unscientific and wasteful agriculture practices lead to desertification and land degradation in many parts of countries.
एक्चुअल में अपने कंट्री में जो फार्मर्स है वो प्रॉपरली एजुकेटेड नहीं है कि कौन सी सॉइल है, उसमें क्या कल्टीवेट करना है, उसका जो फर्टिलिटी है वो कैसे इंप्रूव करे, ये फार्मर को नहीं सिखाया जाता। तो बिकॉज ऑफ दिस, ये जो अनसाइंटिफिक वेज ऑफ कल्टीवेशन है, उसकी वजह से जो लैंड की क्वालिटी है, सॉइल की क्वालिटी है, वो डिग्रेड हो रही है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी कम आ रहा है। इनएडिक्वेट एग्रो प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, failure to build competitive value chains from producers to urban centers and export markets, then sluggish agriculture diversification to high value commodities, मतलब slow, डाइवर्सिफाई नहीं करते। मेजोरिटी ऑफ यू माइट हैव सीन आइदर राइस कल्टीवेट करते हैं, शुगर केन कल्टीवेट करते हैं, ये कॉमन होता है आपने अगर देखा हो तो। इनएडिक्वेट अडॉप्शन ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेजिस्टेंस न्यू फार्म टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी वगैरह हम अपग्रेड नहीं करते। पुअर अडॉप्शन ऑफ न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगेन ये सारे प्रॉब्लम्स एक बार जस्ट गो थ्रू करना है। सेकेंडरी सेक्टर, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो स्मॉल स्केल एक्सेट्रा, उसके बारे में ये जो दिया हुआ है पैराग्राफ में, ये जस्ट अगेन फैक्ट्स है जो आपको रीड करना है, इसमें कुछ एज सच कंसेप्ट नहीं है। अब पॉलिसीज क्या क्या है, सम पॉलिसीज जिसका इम्पैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे हुआ था। कौन से पॉलिसीज थे? जीएसटी का आना, क्या इसका इम्पैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे हुआ था? ह्यूज मैनर में इम्पैक्ट हुआ था। इसके बाद कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, गवर्नमेंट ने एक्चुअल में 22% किया, जो पहले 30% था वो गवर्नमेंट ने 22% तक रिड्यूस किया हुआ है। आपने मेक इन इंडिया स्कीम सुना रहेगा, वोकल फॉर लोकल सुना रहेगा, मतलब लोकल मार्केट से ही, मैन्युफैक्चर से ही परचेस करो, ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स थे। एज ऑफ डूइंग बिजनेस, शायद से मैंने आपको एज ऑफ डूइंग बिजनेस का ये भी दिखाया था कि आप कौन से रैंक पे, 63rd रैंक पे इन करंट सिनारियो, एंड आई गेस 2014 में वो 140 के आसपास अपना रैंकिंग था। तो हाउ सिंपल इज अप डूइंग बिजनेस इन आवर कंट्री, ये इज ऑफ डूइंग बिजनेस का एनालिसिस होता है। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम फॉर वन स्टॉप शॉप फॉर इन्वेस्टर रिलेटेड अप्रूवल्स एंड सर्विस इन द कंट्री एंड एम्स टू प्रोवाइड कंटिन्यूस फैसिलिटेशन एंड सपोर्ट टू इन्वेस्टर्स। तो एक ही जगह इन्वेस्टर्स रिलेटेड सारे अप्रूवल्स एक ही जगह मिलेंगे। देन पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान टू फैसिलिटेट डेटा बेस्ड decisions related to integrated planning and multimodal infrastructure, thereby reducing the logistic cost. National logistic policy जो सितंबर 22 में लॉन्च हुआ था, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कॉस्ट लोअर करना लॉजिस्टिक्स का, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लोअर करना। देन इंडियाज विजन बिकमिंग आत्मनिर्भर भारत सुना रहेगा आपने। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स स्कीम वाज बीन इनिशिएटेड इन मार्च 2020 फॉर 14 की सेक्टर्स to enhance India's manufacturing capabilities and export competitiveness. So production linked incentives is now extended to white goods, that is air conditioner and LEDs। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर भी गवर्नमेंट ने सब्सिडी वगैरह इंसेंटिव्स दिया हुआ है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल रीजन्स एरियाज नोड्स विद सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर टू मेक अवेलेबल प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर एट प्लॉट लेवल, मतलब हम जस्ट स्टार्ट करेंगे, चेक करेंगे एंड देन इंप्लीमेंट करेंगे। ओके। फेम इंडिया स्कीम, दैट इज फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स रिलेटेड स्कीम थी। उद्यमी भारत, मतलब स्मॉल स्केल एंटरप्राइज के लिए आपको सुना रहेगा आपने कि उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, जिससे गवर्नमेंट से बहुत सारे सब्सिडीज मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है। 100% एफडीआई इन ऑटोमेटिक रूट बाय इन सम सेक्टर्स में फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड पहले था जो अबॉलिश किया हुआ है। ड्यूटीज टैक्सेस कम करना। सो दीज आर सम ऑफ द इनिशिएटिव्स जो आपको रीड करना है। ओके। अब चैलेंजेस क्या है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में? शॉर्टेज ऑफ इफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन पावर कंसिक्वेंट टू रिड्यूस फैक्टर प्रोडक्टिविटी। ये तो मैंने आपको बहुत बार बताया कि अपने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो ग्रोथ होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। रिलायंस ऑन इंपोर्ट, वी आर डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट। एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी है, एसोसिएटेड टाइम एंड कॉस्ट ओवररन्स। स्मॉल सेक्टर एंड मीडियम सेक्टर इज रिलेटिवली लेस फेवरेबली प्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट अवेलेबिलिटी। स्मॉल सेक्टर्स को लोन ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता। इंडस्ट्रियल लोकेशन एस्टेब्लिश विदाउट रेफरेंस टू कॉस्ट इफेक्टिव पॉइंट्स टेंड टू एक्सपीरियंस अनसस्टेनेबल कॉस्ट स्ट्रक्चर। अब अगर मेरा मार्केट यहाँ पे, ये मार्केट है सपोज, तो मैं इसके आसपास मुझे लोकेशन सेटअप करना इंडस्ट्रीज का, अगर मैं यहाँ पे सेटअप करूँ तो अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी। तो ये लोकेशन जो है वो ज़्यादातर लोग सोचते नहीं है।
heavy losses, inefficiencies, lower productivity, and unsustainable returns plaguing the public sector and industries. तो अगेन क्या क्या प्रॉब्लम है? स्ट्रेन लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस, लॉस ऑफ मैन आवर्स, प्रोडक्टिविटी। आपने भी देखा रहेगा कि स्टडी करते बैठे हो तो 2-3 घंटे ऐसे निकल जाता है, एंड देन प्रोडक्टिवली कितना स्टडी होना चाहिए था वो नहीं हो रहा, दैट इज अ लॉस ऑफ मैन आवर्स। देन lower export competitiveness, slowing external demand, imposition of non-tariff barriers, global supply chain disruption, uncertainties, etc., etc. These are the problems which are being faced by manufacturing sector. And then tertiary sector मतलब यहाँ पे सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर जो है वो ग्लोबली अब ग्रो हो रही है। तो कौन से सर्विसेज है ये दिया हुआ है कि होलसेल सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, फूड सर्विस, इंफॉर्मेशन सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस। एक बार जस्ट रेडी करना है कौन से सर्विसेज है, एंड देन किस मैनर में ग्रो हुआ है। ये फैक्ट्स आर बीन गिवन, तो ये अगेन हम रीड नहीं करेंगे, ये आपको अगर इच्छा है तो रीड कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन स्किप, क्योंकि फैक्ट्स तो कंटिन्यूसली चेंज होते रहेंगे। ओके, सो कंक्लूजन, इंडियन डेवलपमेंट अपडेट IDU, ये एक सेपरेट विंग है वर्ल्ड बैंक की, इन्होंने पब्लिश किया था नवंबर 22 में, दैट ऑब्जर्व्स दैट इंडिया हैज फेस्ड अनयूजुअली चैलेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्या क्या था? रशिया यूक्रेन का वॉर, क्रूड ऑयल का महंगा होना, कमोडिटी प्राइसेस महंगे होने, persistent global supply disruptions, financial problems, high domestic inflationary pressures, मतलब महंगाई। Despite all this, real GDP of India grew by 6.3% in July-September 22-23, driven by strong private consumptions and investment. The report observes that India's economy is relatively more insulated, मतलब बाहर के कोई डिस्टर्बेंस की वजह से इंडिया की इकोनॉमी पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता from global spillovers than other emerging markets, and is less exposed to international trade flows on account of reliance on larger domestic market. अपना खुद का ही मार्केट इतना बड़ा है, तो अगर यूएसए में कुछ हो रहा है तो इंडिया में लास्ट इंपैक्ट होगा बाकी के कंट्रीज के कंपैरिजन में। As such, compared to other emerging economies, India is much more resilient to withstand these adversities in global area. तो बेसिकली ये जो हमने रीड करा है, इफ यू सी उसमें ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, जस्ट रीडिंग पार्टी की क्या क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज रहे गवर्नमेंट के। ओके, तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर खत्म होता है। क्वेश्चन आंसर जस्ट आप गो थ्रू कीजिए। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस इफ आई फाइंड एनी एडिशनल क्वेश्चंस आई विल शेयर विद यू। ऑलराइट गाइस, तो ये लास्ट चैप्टर बाकी था, लास्ट एक कंसेप्ट बाकी था जो हमें डिस्कस करना था। ये डिस्कस करने के बाद इमीडिएटली एक बार रीड कर लेना। ओके, चलो, विल कंक्लूड फॉर नाउ एंड यू गाइस टेक केयर, डू स्टडी हार्ड, बाय बाय।